नमस्कार आप सबको। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का, आयुष मंत्री माननीय श्री धर्म सिंह सैनी जी का, प्रमुख सचिव श्री प्रशांत त्रिवेदी जी का, विशेष सचिव आयुष डॉक्टर राजकमल यादव जी का, माननीय निदेशक महोदय प्रोफेसर सत्यनारायण सिंह जी का, निदेशक पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रोफेसर सुरेश चंद्र जी का एवं प्राचार्य प्रोफेसर नीलम गुप्ता जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बोलने के लिए प्रेरित किया और मौका दिया। तो आज हम बात करेंगे मधुमेह रोग के बारे में और मधुमेह में हम अपने कैसे खान पान को नियंत्रित कर सकते हैं और कैसे खाएं पिएं, किन चीज़ों को हम खाएं जिससे कि हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहे और हमें जो भी मधुमेह से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे हम अपना खुद का बचाव कर सकें। तो हम आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मधुमेह होता क्या है। तो मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हमारा ब्लड शुगर लेवल जो होना चाहिए उससे हमेशा बढ़ा रहता है। तो इन स्थितियों में अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल लगातार बढ़ा हुआ है तो निश्चित ही हम मधुमेह के रोगी हो चुके हैं। तो मधुमेह होने के कारण क्या है यह भी जानना आवश्यक है। तो मधुमेह में तो सबसे पहले हमारे जो शरीर में पैंक्रियाज नामक एक ग्रंथि होती है जिससे कि इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। किन्हीं कारणों की वजह से पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती हैं या तो काम करना बंद कर देती हैं या निष्क्रिय हो जाती हैं। तो इन कारणों से इंसुलिन का सिक्रीशन कम होता है जिनकी वजह से हमारे रक्त में शुगर का लेवल बढ़ता चला जाता है और यही बढ़ा हुआ शुगर का लेवल ही डायबिटीज़ या मधुमेह कहा जाता है। इसके होने में बहुत से कारण होते हैं। एक कारण तो है कि हमारा आनुवंशिक होना। अगर हमारे फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो बहुत अधिक संभावना रहती है कि हमारे जो भी बच्चे हैं उनमें भी ये हो जाए। तो पहला हो गया आनुवंशिक और दूसरा है कि हमारा खान पान बिल्कुल अव्यवस्थित हो चुका है, इसीलिए इसको एक जीवन शैली जन्य रोगों में भी रखा गया है। हमारा खान पान जितना ज़्यादा अव्यवस्थित हो रहा, अनियमित हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है मधुमेह के होने का। जो तीसरा कारण है अत्यधिक मोटापा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अत्यधिक फैटी डाइट लेना पसंद करते हैं, इसकी वजह से उनमें मोटापा आने लगता है और यह मोटापा जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण होता है जिसकी वजह से भी शुगर का लेवल दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। इसके बाद जो अगला कारण है कि जो हमारे काम करने की जो क्षमता है या जो फिजिकल एक्टिविटी है वह हम लोगों ने काफ़ी हद तक कम कर दिया है, यानी कि ज़्यादा आराम तलवी जीवन जीना पसंद करते हैं। इस वजह से भी शुगर का लेवल दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। तो ये ऐसे कुछ प्रमुख कारण थे जिनको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है और इन जीवन शैली में अगर थोड़ा बहुत भी परिवर्तन कर देते हैं तो बहुत हद तक हम अपने शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि हमें मधुमेह है या नहीं है? तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो अगर हमको दिख रहे हैं तो हम पता कर सकते हैं कि या तो हमें मधुमेह हो चुका है या निकट भविष्य में मधुमेह हो जाएगा। तो इनके जो 3 कार्डिनल सिम्टम्स बताए जाते हैं मधुमेह के, एक तो पहला है पॉलीयूरिया यानी कि बार बार जो पेशाब जाने की प्रवृत्ति होती है। जो दूसरा है पॉलीफेजिया यानी कि भूख बार बार लगता है। तीसरा है पॉलीडिप्सिया यानी कि प्यास का बार बार लगना, बहुत अधिक प्यास लगना इसका एक महत्वपूर्ण जो है लक्षण होता है। और जो चौथा है वजन का घटना, यानी कि आप चाहे जितना खाएं आपका वजन अगर दिनों दिन कम होता चला जा रहा है तो निश्चय ही आप जो है मधुमेह के रोगी हो सकते हैं या निकट भविष्य में मधुमेह होने की संभावनाएं आपके पास ज़्यादा है। और किन किन जांचों से पता कर सकते हैं? तो जांच में सबसे पहला तो है ब्लड शुगर की जांच जो फास्टिंग और पीपी होती है, यानी कि एक होता है खाने के पहले कराना और दूसरा है खाने के बाद का कराना। अगर इसमें हमारा शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है तो भी हम डायबिटिक हो सकते हैं और जो दूसरा है HbA1c का, अगर वो बढ़ा हुआ है तो भी हम डायबिटिक हो सकते हैं। HbA1c से फ़ायदा यह होता है कि इसमें हमको पिछले 3 से 4 महीने तक का एक औसत मिल जाता है कि इन पिछले कुछ महीनों में हमारा जो है ब्लड का शुगर का लेवल क्या हमारे यहाँ रहा है। इसके अलावा कुछ और जांच भी आपको नियमित रूप से करानी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज एक अकेला रोग नहीं है, यह एक बीमारियों का समूह है। अगर आपको मधुमेह हो जाता है तो यह धीरे धीरे अन्य कई भी रोगों को उत्पन्न कर देता है। उसमें जो सबसे प्रमुख है, एक तो है आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जो दूसरा है आपको हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं,
और जो तीसरा है, इसका प्रभाव पड़ता है किडनी पे। किडनी धीरे धीरे खराब होने लगती है और बाद में आपको CRH जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। जो चौथा है वह है आँख संबंधी कठिनाइयाँ। बहुत से लोगों में जो दृष्टि है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। तो जितनी ये कॉम्प्लिकेशंस है मधुमेह के, इन सबको भी जांच के माध्यम से हमको कंफर्म कर लेना चाहिए कि हमें क्या ये सभी समस्याएं हो रही हैं या हो चुकी हैं। तो इसके लिए नियमित रूप से हमको अपने आँखों की भी जांच करानी चाहिए। अपने किडनी संबंधी जो भी जांच है, चाहे यूरिन की जांच हो, ब्लड यूरिया की जांच हो या सीरम क्रिएटिनिन की जांच हो, ये हमको हमेशा नियमित रूप से करानी चाहिए। तो ये तो थे कि मधुमेह के क्या कारण हैं और कैसे आप पता कर सकते हैं कि जांच के माध्यम से पता कर सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण है, आज का जो विषय था कि हम कैसे आहार विहार से अपने मधुमेह को नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि खाने में किन किन चीज़ों को शामिल करें। तो हमारा जो भोजन होता है, केवल शुगर ही कम नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें जो है हमारा भोजन संपूर्ण रूप में संतुलित होनी चाहिए। और संतुलित कब होगा? जब हमारे भोजन में जो हमको आवश्यक मात्रा है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की, फाइबर की और जितने भी हमारे मल्टीविटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, वो सब हमारे भोजन में संपूर्ण रूप से सम्मिलित हो, तभी जो है हम शुगर के साथ साथ अपने अन्य स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कार्बोहाइड्रेट, तो हमारे भोजन में जो नियमित हम भोजन करते हैं उसमें लगभग 50% से 60% तक जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। और इसके अलावा 20 से 25% प्रोटीन होता है और 20 से 25% जो है आपका फैट भी होता है। इसके अलावा जो है जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमको अपने भोजन में फाइबर की मात्रा जरूर रखनी चाहिए। फाइबर जो है बहुत सी चीज़ों में लाभ पहुंचाता है। एक तो फाइबर जो हमारे पाचन तंत्र को सही करता है और दूसरा कि फाइबर में जो शुगर बढ़ाने की क्षमता होती है, यानी कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है काफ़ी कम होता है। तो फाइबर अगर हम ज़्यादा भी खाते हैं तो इससे हमारा जो है शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ने नहीं पाता है। तो भोजन में हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा जो है संतुलित होनी चाहिए। अब बात करते हैं डाइट चार्ट की। तो बहुत से ऐसे लोगों का सवाल होता है कि डाइट चार्ट हम कैसे खुद से बनाएं बगैर किसी डाइटिशियन से मिले हुए। तो इसका भी एक फॉर्मूला हम आपको बताएंगे जो बहुत आसान है और इसके लिए आप खुद घर बैठ के ही अपना डाइट चार्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट में जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी एनर्जी आपको मिलती है और प्रोटीन से भी इतनी ही मात्रा में कैलोरी मिलती है और फैट से 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी आपको ऊर्जा मिलती है। तो हमारी डाइट में कितना कैलोरी हमको डेली लेना है, इसका एक सामान्य सा जो फॉर्मूला है, अगर आपका वजन 70 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम के हिसाब से अगर 1 किलोग्राम पे 30 कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता औसतन पड़ती है। तो अगर आप 70 किलो के हैं तो आप 70 को 30 से गुणा कर लें तो टोटल हुआ 2100, यानी कि एक व्यक्ति को अगर आपका वजन 70 किलोग्राम है तो आपको 2100 कैलोरी की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अगर आपका वजन 60 किलो है तो औसतन आपको 1800 कैलोरी की आवश्यकता है और अगर आपका वजन 80 किलो है तो औसतन आपको 2400 कैलोरी की आवश्यकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आप थोड़ी सी कैलोरी की मात्रा कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको शुगर घटाने के अलावा आपको अपना वजन भी घटाना है। तो जो अगर आप अत्यधिक ओबेस हैं, मोटे हैं, तो आप थोड़ी सी कैलोरी में कटौती कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप प्रत्येक दिन का अपने कैलोरी की मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं कि खाने में, भोजन में आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट से 4, प्रोटीन से 4 और फैट से 9 मिलती है। तो मान लीजिए कि अगर एक समय के आप भोजन में आप 100 ग्राम चावल खाते हैं तो 100 ग्राम चावल का मतलब होता है 100 का आप 4 से गुणा करेंगे तो 400 कैलोरी हुआ। तो केवल चावल से ही आपको 400 कैलोरी ऊर्जा मिल गई। इसके अलावा अगर आपने घी लिया है या तेल यूज किया है, और अमूमन जो है घी तेल 5 से 10 ml यूज करते हैं, तो अगर 5 ml मानते हैं तो 5 से 9 को गुणा करेंगे तो 45 कैलोरी आपने घी या तेल से ले लिया। और अगर आपके खाने में प्रोटीन है, अगर आप दूध या दही ऐसा कुछ भी लिए हैं या आप नॉनवेज के शौकीन हैं, तो अगर आपने कोई मटन का प्रयोग किया है, चिकन का प्रयोग किया है, तो अगर आपने 100 ग्राम वो भी लिया है तो उसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 400 कैलोरी हो गया। तो एक समय के भोजन में आपको लगभग 700 से 800 कैलोरी ऊर्जा मिल गई है।
तो अगर आप सेम भोजन अगर सुबह और शाम को दोनों लेते हैं तो इन दोनों भोजन से आपको लगभग 1400 से 1500 कैलोरी मिल जाती है। इसके अलावा अगर बीच बीच में आप कुछ स्नैक्स लेते हैं तो आप जो हमने फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से आप अपने कैलोरी को कैलकुलेट कर सकते हैं और आप जो भी आपकी रिक्वायर्ड है, जो भी आवश्यकता आपकी है 1800 से लेकर 2400 कैलोरी तक, आप उसको खुद से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सा आपको लेना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट में ऐसी चीज़ें आपको लेना चाहिए जिसपे फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा हो और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है शुगर की एक ऐसी माप है जो कि अगर आप कोई भोजन लेते हैं तो कितनी जल्दी शुगर वो रिलीज करता है, ग्लूकोज को रिलीज कर देता है। तो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा वो उतना ही कम मात्रा में शुगर को रिलीज करेगा। यानी कि अगर आप कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले भोजन लेते हैं तो आपका शुगर लेवल तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, यानी कि नियंत्रित रहेगा। तो कार्बोहाइड्रेट में आपको हमेशा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आहार का चयन करना चाहिए। फैट में आपको जो भी चीज़ें लेनी है वो पॉली अनसैचुरेटेड हो, सैचुरेटेड फैट का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। जितना पॉली अनसैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल करेंगे उतना आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। प्रोटीन में रेड मीट होता है और वाइट मीट होता है, तो आप इसमें कोशिश करें कि आप वाइट का यूज ज़्यादा करें, रेड मीट का यूज कम से कम करें, तो ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। तो आप जो है निश्चित रूप से इन सब उपायों का पालन करें और आपका मधुमेह जो है पूरी तरीके से नियंत्रित रहेगा। फिर भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो आप किसी भी आसपास के एक योग्य आयुर्वेद कुशल चिकित्सक से संपर्क करें और उनसे चिकित्सकीय सलाह लेकर अपना इलाज करवाएं। निश्चित रूप से आपका मधुमेह नियंत्रित हो जाएगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।